फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारी चैनल की सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पीएच स्केल है। आज हम जानेंगे पीएच स्केल क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पीएच स्केल। पीएच स्केल का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानेंगे। इन पीएच, P stands for potential, which means power, and H stands for hydrogen ion. In this way, pH stands for power of hydrogen ion. यानी ये pH स्केल का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करता है। बेसिक चीज आपको मैं बता दूं कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयन का, पीएच वैल्यू उतनी कम होगी, और जितना कम कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयन का, पीएच वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। यानी पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और आपको ये पता होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी की घटती है। तो उसी तरह जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू कम होगी, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटेगा तो पीएच की वैल्यू बढ़ेगी। अब पीएच को हम जब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो होता है pH इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इट स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। यानी ये क्या करता है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पीएच की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि pH इज अ नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है और इनका रिलेशन क्या है पीएच स्केल से। तो आप जैसा कि जानते हैं कि HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जब वाटर में डाला जाता है तो ये ब्रेक होता है H प्लस और Cl माइनस में। तो हाइड्रोजन आयन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए क्या है, ये एसिड है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ एसिड, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन और H प्लस आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आर टर्म्ड एज एसिड। इसी तरीके से जब बेस की बात करते हैं तो बेस आर दो सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन और OH माइनस आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो आप यहां पे देख सकते हैं NaOH जब वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो Na प्लस और OH माइनस दे रहा है। यहीं तक नहीं, वाटर भी क्या है, जब ये डिसोसिएट होता है या ब्रेक होता है तो ये देता है H प्लस और OH माइनस। तो अभी तक आप देख रहे थे कि एसिड में H प्लस दे रहा था तो वो क्या था, एसिड था। बेस में OH माइनस आ रहा था, लेकिन H2O के केस में क्या है, H प्लस भी आ रहा है और OH माइनस भी आ रहा है। तो अब आप इसे एसिड कहेंगे या फिर बेस कहेंगे? इन दोनों में से एक भी नहीं कहेंगे। वाटर होता है न्यूट्रल, क्योंकि इसमें जितनी मात्रा में H प्लस आयन होता है उतने ही मात्रा में इसमें OH माइनस भी होता है। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर मात्रा में मौजूद हों उन्हें हम न्यूट्रल कहेंगे। एसिड वो होंगे जो H प्लस देंगे, बेस वो होंगे जो OH माइनस देंगे। ठीक है, चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस what happens when an acid is added to water and what happens when a base is added to water। अब इस डायग्राम को देखिए, यहां पे वाटर में एसिड डिसॉल्व किया। ये वाटर है जिसमें से पहले से
इक्वल अमाउंट में H+ और OH- मौजूद है, यानी यहाँ पे जितने H+ हैं उतने ही OH- मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही इसमें एसिड मिलाया जाता है, और हम ये जानते भी हैं कि एसिड सब्सटेंसेस जैसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन। यानी पहले जो इक्विलिब्रियम मौजूद था, जो बैलेंस था कि H+ और OH- बराबर थे, एसिड को जैसे ही वाटर में मिलाएंगे H+ आयन का कंसंट्रेशन OH- से ज़्यादा हो जाएगा, और ये सोल्यूशन क्या है, एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। यानी एसिडिक सोल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिसमें ऐसे किसी भी सोल्यूशन जिसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसकी pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, इसी तरह हम जब बेस को देखते हैं तो यहाँ पे वाटर पहले से मौजूद था और इस वाटर में इक्वल अमाउंट ऑफ H+ और OH- होते हैं। आपको पता है कि प्योर वाटर में H+ और OH- इक्वल अमाउंट में होते हैं। और जैसे ही इस बेस को हम मिलाएंगे तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ बेस, एनी बेस व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर इट गिव्स OH- आयन। यानी इस वाटर में जिसमें H+ और OH- बराबर मात्रा में थे, जैसे ही बेस मिलाया गया OH- ज़्यादा हो गए, यानी द कंसंट्रेशन ऑफ OH- हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर देन द H+ आयन। यानी कि बेस का जो भी सोल्यूशन होगा, जो भी सोल्यूशन बेसिक होगा, उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन हमेशा OH से कम होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस सोल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा उसकी pH वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी बेस की pH वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी और एसिड की pH वैल्यू हमेशा कम होगी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो इस तरह से जो एसिडिक सोल्यूशन होंगे उसमें H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जो बेसिक सोल्यूशन होंगे उसमें OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, या दूसरी तरह से कहें तो H+ का कंसंट्रेशन इसमें क्या होगा, कम होगा। जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो एसिडिक, और जिस सोल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा वो बेसिक। और जैसा कि आपको पहले बता दिया है कि pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसकी pH वैल्यू कम होगी, और जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा उसकी pH वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से चूंकि एसिड में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसकी pH वैल्यू कम होगी, इसकी pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और चूंकि बेस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है तो इसकी pH वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए नाउ हम इसके ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे कि pH वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज क्या है। pH वैल्यू एक्चुअली हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस बताता है, यानी अगर दो एसिड है तो उसमें से कौन ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा ये हमको pH वैल्यू बताती है, या दो बेस है तो उसमें से कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रांग होगा ये हमको pH वैल्यू बताती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि पहले वाले जो एसिडिक सोल्यूशन है इसकी pH वैल्यू निकालते हैं और वो आती है 2, और दूसरे वाले एसिडिक सोल्यूशन की pH वैल्यू निकालते हैं वो आती है 3। तो आप जानते हैं कि जिसकी भी pH वैल्यू ज़्यादा होगी उसके H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और जिसकी pH वैल्यू कम होगी उसमें H+ आयन के कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एसिड के केस में आपको पता है कि जिसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा, और जिसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा वो वीक एसिड होगा। इस तरह से देखें तो जिसकी pH वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा, यानी इस केस में ये वाला एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा क्योंकि इसमें pH वैल्यू इसकी क्या है, कम है, और H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बेस के केस में इसका उल्टा होता है, बेस के केस में जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग बेस होता है, और जिसकी pH वैल्यू कम होती है वो वीक बेस होता है। आइए
अब हम पीएच के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे। पीएच स्केल डिवाइस्ड किया गया था सोरेनसन के द्वारा 1909 में। इसकी डिफिनीशन की बात करें तो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। यानी पीएच स्केल एक स्केल ऑफ नंबर्स है जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस को मेजर करते हैं। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं। यानी पीएच स्केल में जो वैल्यू आती है वो 0 से लेकर 14 के बीच में ही होगी, ना 0 से कम ना 14 से ज़्यादा। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है तो उसकी पीएच वैल्यू आएगी 7, और कोई सब्सटेंस अगर एसिडिक है तो उसकी वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच में होगी, और कोई सब्सटेंस अगर बेसिक है तो उसकी वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में होगी। वैल्यू जितनी कम होती जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट, पीएच जो होता है एक प्योर नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। फॉर एन इंस्टेंस अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो हमेशा 7 किलोमीटर, यानी एक इसमें नंबर भी होता है, उसके साथ साथ एक यूनिट भी होती है। पर पीएच के केस में ऐसा नहीं है। पीएच की वैल्यू हमेशा केवल नंबर से रिप्रेजेंट होगी। फॉर एन इंस्टेंस अगर किसी की पीएच 3 है तो बस ये 3 ही है, इसके अलावा इसके साथ कोई यूनिट नहीं जुड़ती है। अब हम बात करते हैं कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसे हम पहले ही भी अच्छे से बता चुके हैं कि पीएच वैल्यू जो होती है वो हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उतना कम होगा, और पीएच वैल्यू जितनी कम होगी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा। Now we will discuss about the rules of pH scale. The very first rule is neutral substances have a pH of exactly 7. यानी जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं उनकी pH वैल्यू 7 होती है, exactly 7 होती है। जैसे अगर प्योर वाटर की बात करें जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस है तो उसकी pH वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 7 आएगी। इसी तरह एसिडिक और एसिडिक सॉल्यूशंस हैव अ pH लेस देन 7, यानी जितने भी एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं या एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है, यानी 0 to 7 के बीच में होगी। अगर बेसिक सब्सटेंसेस की बात करें तो इनकी pH वैल्यू हमेशा 7 से ज़्यादा होती है, यानी 7 से 14 के बीच में होगी। आइए इसको कुछ इस डायग्राम से समझते हैं कि वाटर जैसे प्योर वाटर है तो उसकी pH वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 7 के अप्रॉक्स आएगी। लेकिन अगर एसिडिक सब्सटेंस है तो उसकी वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच में होगी, और जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन जब बेसिक सब्सटेंस की बात करें तो इसकी वैल्यू 7 से 14 के बीच में होगी। जितनी ज़्यादा वैल्यू होती जाएगी उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। All the substances having pH less than 7 are acidic in nature and hence they turn blue litmus to red. यानी जितने भी substances जिनका pH 7 से कम होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये हमेशा क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। और जो substances ऐसे होते हैं जिनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो बेसिक नेचर के होते हैं, और ये हमेशा रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। नाउ we will discuss about the universal indicator. Universal indicator is a mixture of many different indicator or dyes which have different pH values of entire pH scale. यानी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है हर एक pH वैल्यू के लिए इसके पास अलग कलर होता है, यानी अलग अलग pH वैल्यूज जो कि 0 से लेकर 14 तक है इसके कलर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आइए देखते हैं इस डायग्राम के जरिए। देखिए अगर pH वैल्यू 1 है तो इसका कलर कैसा आ जाएगा, रेड, और ये क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हो गई। थोड़ा सा कम एसिडिक है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 के अप्रॉक्स है तो इसकी कलर क्या आती है, 0। यानी अलग अलग एसिडिक सब्सटेंस के लिए अलग अलग कलर आएंगे, और उससे हम ये जान पाएंगे कि अगर रेड कलर आया है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, पिंक है तो उससे कम, ऑरेंज है तो उससे कम। इसी तरह जैसे कलर चेंज होता जाएगा हमको पता लग जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है या घट रही है। इसी तरह बेसिक सब्सटेंसेस की बात करें तो अगर मान लीजिए पर्पल कलर है
तो वो ज़्यादा बेसिक होगा इन कंपेरिजन टू डार्क ब्लू और ब्लू। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर के ज़रिए हम जान सकते हैं कि कलर अलग अलग आएगा तो उसकी वैल्यू क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में हर एक पीएच वैल्यू के लिए डिफरेंट कलर असाइंड है। ठीक है, तो इसी तरीके से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।